हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लाया हूँ कार्बोहाइड्रेट का मैं एक लेक्चर सीरीज चला रहा हूँ। उस सीरीज का ये 5वां लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और पूरे जोश के साथ मेरे साथ आज पढ़िए, ठीक है। लास्ट में इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, उस क्वेश्चंस को बनाइएगा, उसको डाउट सेशन में ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ, फटाफट से जुड़ो। चलो तो पॉलीसैकेराइड पढ़ाना, आगे बढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड की हम बात अगर करें, पॉली की बात करें, तो यहां पॉली का मतलब होता है 10 या उससे ज्यादा क्या सैकेराइड यानी शुगर यूनिट। 10 या उससे ज्यादा शुगर यूनिट आपस में जब कंबाइंड करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, कंबाइंड वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के बीच में लिंकेज है, ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इससे कंबाइन करके ये एक चेन तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड जो होता है वह नेचुरली अकरिंग यानी ये वातावरण में नेचुरली पाया जाता है। जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये नेचुरली पाया जाता है, ठीक। चलिए अगर बात करें पॉलीसैकेराइड के मोलिकुलर वेट का, तो ये मीडियम से लेकर के हाई मोलिकुलर वेट तक पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आ सकता है बेटे, इसको ध्यान रखिएगा, पॉलीसैकेराइड का कोई भी अपना डेफिनिट मोलिकुलर वेट नहीं है। जिस तरह प्रोटीन का एक डेफिनेट मोलिकुलर वेट होता है, उसकी तरह पॉलीसैकेराइड काम नहीं करता है, इसमें डेफिनेट मोलिकुलर वेट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए। इन पॉलीसैकेराइड को हम लोग कभी कभी ग्लाइकेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये पॉलीसैकेराइड एक दूसरे से कैसे डिफर करेगा, किस किस बातों में डिफर करता है पॉलीसैकेराइड आपस में, जरा देखिए। पहले इसकी आइडेंटिटी डिफर करती है, मोनोसैकेराइड यूनिट में डिफर करती है। कैसे, जरा डायग्राम में देखो बेटा, आगे बताएंगे होमोपोली। यहां देखो, यहां सारे जो हेक्सागोनल जो रिंग है, सारे एक ही कलर का है। क्या है, एक ही कलर का है, यानी सब क्या है, एक ही टाइप्स का आपका मोनोसैकेराइड है। इस डायग्राम में देखो, राइट साइड सेकंड वाले डायग्राम में देखो, इसमें क्या है, आपको दो कलर का, यहां पर 2 कलर्स का क्या दिख रहा है, हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है। मतलब ये हेक्सागोनल रिंग मोनोमर डोनेट कर रहा है, यानी यहां क्या है, डिफरेंट मोनोमर्स। यहां पर क्या हो गया, डिफरेंट मोनोमर्स हो गया, ठीक। उसी प्रकार से इसमें देखो, यहां 3 कलर का हेक्सागोनल रिंग है, यानी यहां पर 3 प्रकार का अलग अलग मोनोसैकेराइड होता है। तो इसकी पहली क्या चीज है कि अपने मोनोसैकेराइड यूनिट में ये डिफर करता है, ठीक। दूसरा देखे तो चेन का लेंथ भी डिफर करेगा, यानी उसमें एक चेन में कितना मोनोसैकेराइड है, यानी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, इसकी संख्या भी चेन में घटती बढ़ती रहती है, और इसके रेस्पेक्ट में भी पॉलीसैकेराइड का लेंथ चेंज हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड में भी डिफर करता है बेटे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में भी डिफर करता है, आगे बताएंगे बेटा। किसी किसी में अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, किसी किसी में अल्फा 1,6 लिंकेज होगा, किसी किसी में बीटा 1,5 लिंकेज होगा, किसी किसी में बीटा 1,6 लिंकेज होगा, ठीक है। बीटा 1,6 देखा नहीं गया है, बीटा 1,4 होता है। तो ये लिंकेज भी बदलते हैं। तो ये 3 बातें हैं जिसमें पॉलीसैकेराइड एक दूसरे से डिफर करता है। आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी मोनोसैकेराइड यूनिट के डिफरेंस के कारण इसको 2 भाग में बांटा गया। फर्स्ट इज होमोपॉलीसैकेराइड, सेकंड इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें, होमो मतलब सेम, यानी इस पॉलीसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड होंगे, यूनिट जो होंगे वह एक ही टाइप के होंगे। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, जो मैंने होमोपॉलीसैकेराइड के नीचे जो डायग्राम बनाया है, ये अनब्रांच है और ये ब्रांच है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक। यहां देखिए, एक ही कलर के सारे हेक्सागोनल रिंग्स है, मतलब साफ है एक ही टाइप का क्या है, मोनोसैकेराइड, यानी सेम मोनोसैकेराइड है। इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, आपका ये हो गया
होमोपोलीसेकेराइड। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना है, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, डाउट होगा डाउट से समय ले लेंगे। अगर हेट्रोपोलीसेकेराइड की बात करें, नाम से स्पष्ट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अब पोलीसेकेराइड मतलब डिफरेंट, उसमें मोनोमेरिक यूनिट हो गया। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखिए हेट्रोपोलीसेकेराइड का, इस हेट्रोपोलीसेकेराइड में दो ही मोनोमर्स है जो डिफरेंट मोनोमर्स है, और ये अनब्रांच है क्योंकि ये लीनियर चेन है। इस डायग्राम में देखेंगे आप तो क्या पाएंगे, मल्टीपल मोनोमर्स है, दो से ज्यादा मोनोमर्स है, और ये ब्रांच भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोपोलीसेकेराइड हो गया। ठीक है, आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट में अगर रोल देखेंगे पॉलीसेकेराइड का, तो स्ट्रक्चरल रोल भी होता है और स्टोरेज रोल भी होता है। होमोपोलीसेकेराइड का ज्यादातर स्टोरेज रोल देखा गया, मतलब ये इसमें क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे कि लीवर में ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज की एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आपको याद रखना सेल्यूलोज, आगे बताएंगे सेल्यूलोज कहां जाता है, प्लांट के सेल वाल में पाया जाता है सेल्यूलोज, उसको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देती है, रिजिडिटी देती है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो डाउट सिस्टम में लिखिएगा, सारा जवाब वहीं दे देंगे। चलिए, अब जिस मोनोसेकेराइड की बात कर रहे थे, जिस मोनोसेकेराइड की हम बात कर रहे थे, खास करके सॉरी जिस होमोपोलीसेकेराइड की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में सब समझा दिया था। एग्जांपल देता हूं, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या है, होमोपोलीसेकेराइड है। आगे बताएंगे, आगे इन सभी होमोपोलीसेकेराइड को वन बाय वन लेकर के इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेट्रोपोलीसेकेराइड की बात करोगे तो आपको पता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर्स होता है। इसका एग्जांपल है आपका, जैसे कि एक तो ले लिया पेप्टिडोग्लाइकेंस, दूसरा ले लो आपका हेपारिन, हेपारिन सल्फेट होता है दूसरा एग्जांपल। उसके यहाँ पे होगा केराटिन सल्फेट होगा। ये सबको कहते हैं ग्लाइकोसा मीन्स ए ग्लाइकन्स। ठीक है, ग्लाइकोसा मीनोग्लाइकन्स कहते हैं। इस पर एक अलग से लेक्चर लेंगे जो पार्ट 2 में आएगा पॉलीसेकेराइड का, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब हेट्रोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल है। इसका इंपॉर्टेंस देखो, तो ये जितने भी एनिमल किंगडम्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में आपका हेट्रोपोलीसेकेराइड होता है, क्योंकि ये सपोर्ट देता है। ठीक है, उसके अलावा एनिमल टिश्यूज में जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, जिसमें आपका सेल वगैरह एम्बेडेड होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आपका हेट्रोपोलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ है। आशा करता हूं बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाता है जिसमें सारे सेल्स को होल्ड करके रखा जाता है। ऐसे ऐसे मैट्रिक्स बनता है जिसमें सारे सेल ऐसे होल्ड के रहते हैं। ये मैट्रिक्स का बना हुआ है, ये मैट्रिक्स बना हुआ है हेटेरोपोलीसेकेराइड का बना हुआ है। आशा करता हूं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। पेप्टिडोग्लाइकेंस बैक्टीरिया के सेल वाल में होता है, इसमें नैम और नैग दो मोनोमेरिक यूनिट है जो इसको मिल करके बनाता है, और इसमें जो ग्लाइकोसिड लिंकेज हुआ है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड लिंकेज इसमें होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही पूछता है कि इसमें से कौन सा हेट्रोपोलीसेकेराइड है जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड लिंकेज हो, ऐसा सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअली सारे पॉलीसेकेराइड को लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। पहला स्टार्च। स्टार्च आपका एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट में होता है, ये एनर्जी को इसमें स्टोर कर रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्लांट में इंट्रासेलुलरली क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लस्टर्स होता है, क्लस्टर्स होता है, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स हो गया, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। अगर इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टाइटली क्वाइल्ड होलो हेलिक्स होता है, इस तरह का, देखो इस तरह का हेलिक्स होता है स्टार्च में। ठीक है, टाइटली क्वाइल्ड हेलिक्स होता है। इसका इंपॉर्टेंस भी देखा गया है। क्या इंपॉर्टेंस है इस हेलिक्स में, अगर आयोडीन मॉलिक्यूल डाल लो तो ये आयोडीन के लिए सबसे अच्छा स्टार्च का टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके अच्छा टेस्ट दे देता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंस बात है, याद रखना, पेपर में आ सकता है। इस स्टार्च में दो पॉलीमर्स है, एक है अमाइलोज पॉलीमर, अमाइलोज जो कि दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, ये दोनों पॉलीमर्स है। अगर अमाइलोज की बात करोगे तो ये अमाइलोज एक पॉलीमर है जिसमें यहां पर याद रखिएगा अल्फा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एक क्या है, इसका मोनोमर्स है। ये हेलिकल क्वाइल्ड होता है, ऐसे ऐसे हेलिकल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इस अमाइलोज को आप ब्रेक कर सकते हैं अल्फा अमाइलेज एंजाइम से। ठीक है, आप नीचे देखो डायग्राम में, अमाइलेज का डायग्राम डाल देखो यहाँ पे डायग्राम में,
एक एंड नॉन रिड्यूसिंग है, दूसरा एंड रिड्यूसिंग होता है। यहाँ पर देखो अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4, तो ये अमाइलो आपका एक लीनियर चेन है। क्या है ये? आपका लीनियर चेन है, ठीक है। इस लीनियर चेन में एक मोनोमेरिक यूनिट दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलके बना हुआ है। ठीक बेटे, यहाँ याद रखना है अल्फा 1,4 अमाइलोज में होता है। क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी अल्फा अमाइलेज से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हाईली ब्रांच होता है, ये हाईली ब्रांच होता है। देखो यहाँ पर डायग्राम बी देखो, ये डायग्राम बी आपका अमाइलोपेक्टिन का है। किसका है? अमाइलोपेक्टिन का है। इसमें देखो ये सब क्या है? आपका लीनियर ब्रांच, लीनियर चेन है। इस लीनियर चेन पर यहाँ देखो ये चेन एक दूसरे से ब्रांच पॉइंट पर कैसे? तो इस ग्लूकोज का अल्फा 1 और इस ग्लूकोज यूनिट का 6th कार्बन के साथ जो OH है, इसके साथ एक बॉन्ड बना जिसका नाम है अल्फा 16 बॉन्ड होता है, ठीक है, जो ब्रांच पॉइंट पर बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब आपका चेन में ये चेन बन रहा है, जब चेन में 24 या 30 रेजिड्यू का एक चेन बन जाए, यानी इस तरह से रेजिड्यू बन दिया, मान लो करते 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 यहां आ गया, मान लो कि यहां से चलकर यहां तक 24 रेजिड्यू इस चेन में आ गया, तो 24 रेजिड्यू के बाद में यहां पर अचानक से एक ब्रांच पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें 24 से 30 रेजिड्यू के बाद ब्रांचिंग हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक, इसमें 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता दिया। अल्फा 1,4 आपके लीनियर चेन में है, अल्फा 16 आपके ब्रांच पॉइंट पर है। तो स्टार्ट से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डाउट होगा लिख के रखना, डाउट सेशन में ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो पॉलीसेकेराइड हुआ है ग्लाइकोजेन है। ग्लाइकोजेन सबसे बड़ा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। किसके लिए? एनिमल्स के होता है। एनिमल्स में खास करके लीवर, हाँ लीवर होता है, लीवर जिसको हेपेटोसाइट का, तो इसी लीवर में आपका ग्लाइकोजेन स्टोर्ड होकर के रखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं। ये ग्लाइकोजेन बहुत ज्यादा इसमें ब्रांचिंग देखा गया है। इस ग्लाइकोजेन में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा देखा गया है, मतलब अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांचिंग है। कैसे? तो यहां पर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसी एक चेन में 8 ग्लूकोज यूनिट आ गया, 8 के बाद ही ब्रांचिंग शुरू कर देगा। 8 के बाद ब्रांचिंग शुरू कर देगा। अमाइलोपेक्टिन में क्या था? 24 से 30 रेजिड्यू के बाद ब्रांचिंग हो रही थी। तो देखा आपने, यहाँ ब्रांचिंग बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। ठीक बेटा, ये काफी कॉम्पैक्ट होता है स्टार्ट से, क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, इतना ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है। इसमें 2 लिंकेज है, अल्फा 1,4 यहाँ लीनियर है, ये पूरा लीनियर चेन में अल्फा 1,4 होता है, और अल्फा 16 ये देखिए ब्रांच पॉइंट पर। यही इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, गेट हो, IIT जैम हो या CSIR। CSIR में भी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, आगे भी पूछ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं, जो पेपर में आने का संभावना है, प्रत्येक ब्रांच पॉइंट एंड करता है एक नॉन रिड्यूसिंग एंड से। तो अगर एक ब्रांच पॉइंट में एक नॉन रिड्यूसिंग एंड बनता है, इसका मतलब है अगर हमारे पास 50 ब्रांच पॉइंट है तो क्या हुआ? 50 नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। और यहां सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एंड होता है जो सेंटर में होता है। सेंटर में एक ही रिड्यूसिंग एंड होता है। जैसे यहां देखो, ये देख रहे हो, ये सब ये आपका पता है, इसका अगर देखोगे 3D स्ट्रक्चर, तो क्वाइल्ड बुश लाइक झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर, देखो ये बुश है, यहाँ बुश लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एंड है, ये एंड, ये एंड, ये एंड, एंड क्या है? ये सब नॉन रिड्यूसिंग एंड है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचिंग करते जाओ, जितना ज्यादा ब्रांचिंग करोगे, प्रत्येक ब्रांच क्या होगा? इसका ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा प्रत्येक ब्रांचिंग में, और एक जो अंदर का होगा वह रिड्यूसिंग एंड होगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि जब ग्लाइकोजन को तोड़ोगे ना, तो याद रखना ग्लूकोज यूनिट नॉन रिड्यूसिंग एंड से टूटना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन में जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है ये सरफेस से पाया जाता है, ये ग्लाइकोजन के सरफेस से पाया जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसको एक्सेस कर पाना एंजाइम के द्वारा काफी आसान हो जाता है, इसलिए इसी से तोड़ के निकाल देता है। और ये सरफेस ग्रुप जो फ्री है वह नॉन रिड्यूसिंग एंड है। पेपर में पूछा है कि ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज को हटाओगे तो किस एंड से हटता है? ये हटता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से हटता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्यूलोज की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज फाइब्रस होता है, टफ वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंसेस है, ये प्लांट में पाया जाता है।
ये होमोपोलीसैकेराइड है क्योंकि एक ही इसमें मोनोसैकेराइड होता है, एक ही टाइप्स का होता है मोनोसैकेराइड। इसमें 10,000 से 15,000 ग्लूकोज यूनिट्स होता है। इसकी लिंकेज है बीटा 1 4, देखो यहाँ पर ये बीटा 1 4 लिंकेज है ना, ये बीटा वहां है, ये 1 है, ये 4 है, ठीक। ये लीनियर चेन, इसमें एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये सेलुलेज नाम के एंजाइम से डिग्रेड होता है, खास करके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में ये डिग्रेड हो जाता है। हम लोग ह्यूमंस अगर कंज्यूम करें तो हम डिग्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। काइटिन की बात करें तो ये एक होमोपोलीसैकेराइड है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप्स का मोनोमर है, वह है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन। यहां देखो, हमने कहा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन, मतलब इस डी ग्लूकोज का जो सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन का OH ग्रुप को हटा करके हमने क्या लगा दिया, यहां पर एक नाइट्रोजन, ये एन डेराइव्ड एसिटाइल ग्रुप यहां लगा दिया, इसीलिए इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये मोनोमर्स है, बीटा 1 4 लिंकेज होता है, बीटा यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ रही होगी, सब इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सटेंडेड फाइबर्स बनाएगा, और पता है ये कहां पाया जाता है, ये पेपर में आ चुका है। काइटिन आपका, ये जो काइटिन है ये एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स का होता है, आर्थ्रोपोड का जो बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है ये काफी हार्ड होता है और ये काइटिन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखोगे तो ये काइटिन फंगस और अलगी में भी पाया जाता है। याद रखना, पेपर का डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है, यहां से अभी बनवाएंगे तो आपको समझ में आएगा पेपर में आता है कि नहीं आता है। और दिस इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड आफ्टर सेलुलोज। सेलुलोज के बाद जो सबसे ज्यादा पॉलीसैकेराइड पाया जाता है इस धरती पर, वह है आपका क्या, काइटिन होता है। स्ट्रक्चर आपका लीनियर चेन है सेलुलोज की तरह। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट होगा, लिख करके रखना, वह डाउट सेशन में हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को कॉपी कीजिए, बना लीजिए। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सवाल को कॉपी जल्दी से कर लो। 1 मिनट का समय है, सवाल को जल्दी से सब कोई कॉपी कर लीजिए, फिर इन सवाल को हम डाउट सेशन में कवर कर लेंगे। इस क्लास के 10 मिनट के बाद हम डाउट सेशन ले लेंगे। बड़ा आसान होगा, आपने क्वेश्चन उतार भी लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है, सबको याद हो गया होगा। एक्सोस्केलेटन और फंगस सेल वॉल में कौन सा कॉमन कंपोनेंट याद लिख लो। सेलुलोज और अमाइलोज में कौन सा लिंकेज होगा ये लिख कर रख लेना, आपका डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेलुलोज के बारे में है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, सबका सब पेपर में आया हुआ है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, डाउट सेशन में लेंगे। याद रखना, किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। जल्दी से उतारो क्वेश्चंस, जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन को उतार लीजिए। सब उतार लिए होंगे, माइंड में नोट भी कर लिए होंगे, आंसर भी निकल गया होगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते चलिए। ये रहा आपका आखिरी सवाल इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, इसको भी बनाइए। ये पता है कहां पूछा गया सवाल, आपको बड़ा मजा आएगा सुन करके। ये सवाल पूछा गया गेट 2020 एक्सेल पेपर में, सवाल पूछा गया था, इसी साल का पूछा हुआ सवाल है। गेट 2020 एक्सेल में पूछा हुआ सवाल है, देख लो। एक्सेल मतलब लाइफ साइंस होता है, लाइफ साइंस पेपर होता है गेट वाले के लिए, जो बच्चे एमएससी के बाद देते हैं। अब तो उतार लिया, कोई बड़ी चीज है नहीं, याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं आप सभी को बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा चुका हूं, तो मैं धीरे धीरे कभी कभी बायो एनर्जेटिक्स पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बायो एनर्जेटिक्स से पेपर में बहुत आता है, खासकर गेट और जे में तो भर भर के पूछता है। इस क्वेश्चन को जल्दी उतारो, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लो बेटे। इन सभी को डाउट सेशन में ले लेंगे, सब बना करके रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, मजा आ जाएगा। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो, एंजॉय किए होंगे, लगा हो कि इससे उनकी किस्मत बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता देना। कोई भी इसमें फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन में लिखना, फीडबैक उस पर काम करेंगे और देखेंगे क्या फीडबैक है, कैसा इंप्रूवमेंट हो, इंप्रूवमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
उतार लिया हुआ, अब तक ने सारा डाटा आपने उतार लिया हुआ। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं तुरंत 10 मिनट के बाद डाउट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा।